हम देखते हैं कि रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस कैसे वर्क करता है, रिएक्ट जेएस क्यों सीखनी चाहिए, उसमें हम कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो रिएक्ट जेएस क्या है? तो रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। कभी-कभी आपने सुना होगा कि लोग रिएक्ट जेएस को एज अ फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिएक्ट जेएस जो लाइब्रेरी है वो एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क के टक्कर में काम करती है, दैट्स व्हाई। बट एक्चुअल में रिएक्ट जेएस क्या है? एक लाइब्रेरी है जो फेसबुक के द्वारा क्रिएट की गई है। ओके, रिएक्ट जेएस में जो भी वर्क होगा वो मल्टीपल कंपोनेंट के थ्रू ही होगा। अब ये कंपोनेंट्स क्या है? तो कंपोनेंट्स दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल कोड है। हमारा जो यूआई होगा उसको हम क्या करेंगे? स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे एंड वो सारे कंपोनेंट्स मिलके हमारी एक पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कंपोनेंट्स हैं वो रिएक्ट एप्लीकेशन का हार्ट है। क्यों हार्ट है? जैसे जैसे आप रिएक्ट सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस वर्क कैसे करता है। ओके, तो रिएक्ट जेएस क्या करता है? मेमोरी में एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है। क्यों ये वर्चुअल डोम क्रिएट करेगा? तो रिएक्ट की एप्लीकेशंस जो होती है ना वो डायरेक्टली ब्राउजर डोम में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करता है। वो क्या करता है? एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है। जितने भी नेसेसरी मैनिपुलेशन होंगे, जो भी मैनिपुलेट आप करना चाहते हो एलिमेंट को, वो सारे मैनिपुलेशन वर्चुअल डोम में होंगे। फिर क्या होगा कि रिएक्ट फाइंड करेगा कि कौन से चेंजेस हुए हैं और उसमें से जितने चेंजेस नीडेड होंगे उतने ही ब्राउजर डोम में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, दैट मीन्स कि आपने अगर देखा होगा कि इंस्टा एंड फेसबुक आपने यूज की होगी तो उसमें आप लाइक करते हो तो बाजू में काउंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है विदाउट पेज लोडिंग। तो ये आप रिएक्ट जेएस की मदद से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो रिएक्ट जेएस की मदद से आप सिंगल पेज एप्लीकेशन इजीली बना सकते हो। जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेजेस के एप्लीकेशंस हैं और आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हो, बट आप ये चाहते हो कि पेज रिलोड नहीं होना चाहिए और उसका जो कंटेंट है वो चेंज हो जाना चाहिए और पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हो रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस की मार्केट में अभी डिमांड बहुत है। सो अगर आप रिएक्ट जेएस अच्छे से सीखते हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है और अगर आप फ्रीलैंसिंग करना चाहते हो तो आपको रिएक्ट जेएस के फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रिएक्ट जेएस सीखने से पहले आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखना जरूरी है। तो रिएक्ट जेएस सीखने चाहते हो तो ये तीनों पे पहले वर्क करना, इन तीनों के पहले बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करना एंड देन आफ्टर आप रिएक्ट जेएस सीखना स्टार्ट करना। अब रिएक्ट जेएस की आपको एप्लीकेशंस बनानी है, उसको रन करनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए नोड जेएस। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हम नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब नोड जेएस इंस्टॉलेशन की। तो उसके लिए आपको ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे लिख देना है नोड जेएस डाउनलोड। वहां पे जो ये आपको पहली लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएगा। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो उस पे क्लिक करके उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज का इंस्टॉलर 32 बिट है, 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। उस पर क्लिक करोगे आपका MSI पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही एक बार वो डाउनलोड हो जाता है हम इस पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये सेटअप विजार्ड आ गया है। इसमें हम नेक्स्ट एक्सेप्ट कर देंगे टर्म्स कंडीशंस जो है वो, लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो पाथ, कुछ चेंजेस मत करना, डायरेक्टली नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे भी नेक्स्ट, यस ये टिक कर देना। अगर नेसेसरी टूल्स नहीं है तो वो इंस्टॉल कर देगा खुद एंड देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। ये यहाँ पे ये हमारा Node.js इंस्टॉलेशन हो गया है। यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ओके कि हमारा Node.js इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cmd, यहाँ पे हम लिखेंगे नोड वर्जन। ये देखो हमारा Node.js जो है वो इंस्टॉल हो गया है और ये वर्जन है उसका।
और इसके साथ npm भी चेक कर लेंगे। npm दैट मीन्स नोड पैकेज मैनेजर है। आपको एक्सटर्नली npm को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैंने जो स्टेप बोले वो स्टेप फॉलो करके अगर नोड जेएस को आप इंस्टॉल करते हो तो नोड जेएस के साथ ही आपका सिस्टम में npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोड जेएस का वर्जन भी मिल गया है, npm का वर्जन भी मिल गया। अब आपको npm के वर्जन को अपडेट करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे npm install g and then npm and hit the enter। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, npm जो है अगर लेटेस्ट वर्जन का नहीं है तो यहाँ पे वो लेटेस्ट वर्जन का हो जाएगा अपडेट होके। ओके, अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हो वर्जन के लिए npm एंड देन v। यहाँ पे देखो 8.19.3 था, यहाँ पे वर्जन अपडेट होके 9.2.0 हो गया। तो इस तरह से आप नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप इस तरह से नोड जेएस को इंस्टॉल करते हो तो इसके साथ ही npm इंस्टॉलेशन हो जाता है। आपको एक्सटर्नली npm इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम क्रिएट करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम आपको जो भी ऐप नेम देना है, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्ट ऐप, या फिर आपको जो भी नाम रखना है, प्रोजेक्ट रखना है, डेमो रखना है, टेस्ट रखना है, फर्स्ट रखना है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। फिर एंटर प्रेस करो, हाई देके एंटर दो। तो यहाँ पे देखो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। अगर आपको npx का यूज नहीं करना है तो आप npm से भी कर सकते हो। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर एंड npx मतलब नोड पैकेज एग्जीक्यूट। इतना डिफरेंस है दोनों में कि npm मतलब आप क्या करते हो, वो पैकेजेस को परचेज कर लेते हो, एंड npx मतलब आप रेंट पे लेते हो। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा आप उसको रिटर्न कर देंगे। ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर आपके सिस्टम में ज्यादा स्पेस है तो आप npm का यूज करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी, वेट करो थोड़ा। एंड npm से हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टिकी नोट ओपन कर देती हूँ, या npm इंस्टॉल g माने ग्लोबल एंड देन क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये लाइन का कोड पहले एग्जीक्यूट करना है, ये कमांड आपको पहले एग्जीक्यूट करना है एंड देन आफ्टर आप ये लिख दो जो हमने अभी लिखा, npx रिएक्ट ऐप एंड यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे उसको रन करने के लिए हम जाएंगे cd, हमने नाम क्या रखा था, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे हम लिखेंगे npm स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट रिएक्ट ऐप जो है वो रन हो चुकी है। जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ये सर्वर पर रन होगी जो है लोकल होस्ट एंड 3000। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आया है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा। और ये जो लिंक है ना योर नेटवर्क वाली, अगर आपका लैपटॉप या आपका फोन सब एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड है कि वाईफाई पे कनेक्टेड है तो ये यूआरएल को आप अपने फोन में लिखना तो आपको वहां पे भी आपकी वेबसाइट का व्यू दिखेगा। ये ट्राई जरूर करना। ओके, अभी हम इसके पैकेजेस एंड ऑल देख लेते हैं। तो जब भी हमने ये रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाई है तो यहाँ पे हमने बनाई थी दिस पे से सी यूजर्स शीतल में माय फर्स्ट। तो देखो ये सारे मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक आ गए हैं
यहाँ पे देखो SRS में हमारा होगा app.js एंड index.js। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं हमारे VS कोड के अंदर। उसके लिए हम यहाँ पे पहले VS कोड को ओपन कर देते हैं। अगर VS कोड आप नहीं यूज कर रहे हो, आप जो भी एडिटर का यूज कर रहे हो, आप उसमें ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लिख यस एंड देन सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे सर इसमें app.js देन index.js भी यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, वो ही एग्जीक्यूट हो रही है। अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ दिस इज रिएक्ट ऐप लिख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं एंड देन हमारे सर्वर पर अब हम देखते हैं तो दिखा गया दिस इज रिएक्ट ऐप। लेकिन हम अभी रखते हैं ये चीज को। एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहाँ से होगा index.js से। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है, CSS अप्लाई, CSS इंपोर्ट की गई है। तो आप यहाँ पे CSS की फाइल भी देख सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में भी आएगा कि CSS कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके डायरेक्टली भी लिख दूंगी ना, कुछ भी, के सपोज हेलो, इसको सेव कर देते हैं एंड इसमें आउटपुट देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे H1 एंड देन हेलो। देखो आउटपुट आ गया हेलो। बट अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी जैसे पहले का कोड है हमारा वही कोड हम रहने देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है एंड जो कमांड मैंने बोला वो लिख देना है एंड इसका आउटपुट देखने के लिए आपको npm स्टार्ट, ओके, ये लिखना है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे हम टर्मिनल, यहाँ पे व्यू में हम कर देते हैं टर्मिनल। ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हो npm स्टार्ट करके, तो यहाँ से भी आपका npm स्टार्ट हो जाएगा एंड आप आउटपुट देख सकते हो। ओके, तो जैसे ही हम रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको ऑलरेडी बहुत सारे जो फोल्डर्स बने हुए होते हैं वो सारे आपके प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो पब्लिक में आपकी HTML फाइल्स आएगी, SRS में आपकी सारी भी जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जो CSS है, वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम स्टेप लिख देते हैं कि रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको। पहले ये कमांड आपको लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन यहाँ पे नेम दे देना है। जैसे ही आपकी ऐप क्रिएट हो जाती है आप यहाँ पे लिखोगे npm स्टार्ट एंड आपको जो भी फाइल ऑलरेडी लिखी हुई है वो देखनी है तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करके वो फाइल्स जो index.js एंड app.js है वो देख सकते हो और उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। तो ये दो स्टेप फॉलो करके आप रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अब हम सपोज यहाँ पे एक और ऐड करते हैं एलिमेंट H1 एंड देन हेलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब रेड रेड आ गए ना, एरर शो हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये वैलिड नहीं है बिकॉज यहाँ पे H1 एंड div दो एलिमेंट एक साथ में रिटर्न में आ रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न में आप देख रहे हो दो एलिमेंट एक साथ में आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको ये दोनों चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है उसको ऐसे इसको क्लोज करके हम यहाँ पे div के नीचे, अब देखो आप एरर रिमूव हो गए एंड आप इसको आउटपुट में भी देख सकते हो। तो H1 हमारा हेलो भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हेलो भी आ गया एंड देन बाकी का कोड भी यहाँ पे आ गया। तो ये चीज याद रखना कि एक टाइम पे आप एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको मोर देन वन एलिमेंट को रिटर्न करना है तो आपको इस तरह से ये एम्प्टी टैग ऐड करना जरूरी है एंड उसको क्लोज भी करना जरूरी है। यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करो, यहाँ पे हमने इमेज लिखा हुआ है तो इमेज को भी यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अगर ये भी क्लोज नहीं करोगे तो आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा।
तो जो भी टैग आप ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करना जरूरी है। यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे क्लास लिखा होता है, हम HTML में लिखते हैं तो इसमें हम लिखने लिखा है क्लास नेम। यहाँ पे कैमल केस का यूज किया है, दैट मीन्स कि देखो पहला जो वर्ड है वो एज इट इज नॉर्मल है एंड सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है। ओके, अब आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके नेम देना है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं नेम इज इक्वल टू शीतल। और यहाँ पे अगर आपको वो नेम को प्रिंट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, वो कर्ली ब्रेसेस में लिख दो नेम, इसको सेव करो एंड यहाँ पे आउटपुट देखो तो देखा आ गया हेलो शीतल। इस तरह से आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है उसको भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एक्सप्रेशन देना है तो एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, राइट। देखो सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगी 5+5 एंड देन सेव करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे 5+5 लिखा हुआ है, बट हमको वो वैल्यू चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में ऐड कर देंगे एंड देन सेव करेंगे। तो 5+5 10 आना चाहिए, तो आ गया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्रेशन प्रिंट करवाना है तो एक्सप्रेशन के लिए भी, एंड अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो उसको भी कर्ली ब्रेसेस में लिख के प्रिंट कर सकते हो। ये जो कर्ली ब्रेसेस में हमने लिखा है वो हमारी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है एंड बाकी का ये जो हमारा कोड है उसको हम बोलेंगे JSX। एक और चीज आपको बताती हूँ कि मैं JSX है ना यूज करता है बिबल कंपाइल्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखो देखते हैं रिएक्ट JS ऐसे लिख दो और पहली जो वेबसाइट आ रही है उसको ओपन करो, गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पे देखो मेन कंसेप्ट में इंट्रोडक्शन JSX। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। तो देखो जो बिबल कंपाइल्स है वो JSX के कोड को कंपाइल करता है, राइट। तो वो क्या करेगा, हमने ये चीज लिखी है ना HTML की, तो इसको ये इस तरह से रीड करेगा। अब जस्ट इमेजिन करो आपको इस तरह से लिखना होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा HTML का हमने जो कोड लिखा हुआ है वो है। अगर JSX नहीं होता तो यही सेम कोड को आपको इस तरह से लिखना पड़ता। यहाँ पे H1 देन क्लास नेम ग्रीटिंग एंड देन हेलो वर्ल्ड, इस तरह से लिखना पड़ता। अभी JSX है तो JSX में हम इस तरह से लिखेंगे, तो अब क्या होगा, JSX किसके थ्रू कंपाइल होगा, बिबल के थ्रू। तो बिबल क्या करेगा, ये जो कोड हमने लिखा है इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एंड हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इतना ही याद रखना है कि JSX जो है उसको हम बोलेंगे जावास्क्रिप्ट XML और उसमें 90 to 95% HTML के कोड ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे जो हमारा कोड है HTML का, दैट मीन्स कि JSX का, उसमें हमने कैसे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को भी प्रिंट करवाया, एक्सप्रेशन को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। और एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि JSX है ना एरर थ्रो कर देगा अगर आपने ये HTML के जो कोड लिखा है वो करेक्ट नहीं लिखे हैं। अगर कोई भी पेरेंट एलिमेंट मिसिंग होगा तो भी, अगर क्लोजिंग टैग भी आपने नहीं दिया है तो भी, जैसे ही मैंने बताया आपको कि इमेज लिखा है तो इमेज के बाद में अगर ये स्लैश भी नहीं होगी तो भी आपको एरर शो हो जाएगी। ओके, और आपको जो चाहिए वैसा आउटपुट नहीं आएगा। एक और बात मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पे ये index.js फाइल है, यहाँ पे हमने ऐप लिखा हुआ है, तो ऐप को यहाँ क्या होगा, रेंडर करना है। अगर आपको दूसरी कोई JS फाइल को रेंडर करना है तो आपको वो लिखना है। ओके, और कहाँ पे रेंडर करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में। तो रूट कहाँ पे है वो देख लेते हैं। पब्लिक में आप index.html फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका कोड जो होगा वो रेंडर हो जाएगा। कौन सी फाइल में, जो app.js में जो भी कोड हमने ये लिखा हुआ है वो कहाँ पे रेंडर होगा, यहाँ पे। वो कैसे पता चला हमको, यहाँ पे ये लाइन के कोड से। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऐप की जगह पे लेआउट वाले .js फाइल का रेंडर करना है तो आप यहाँ पे लेआउट लिख देना, कॉन्टेक्ट का करना है तो कॉन्टेक्ट लिख देना है। ओके, तो ये दो लाइन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमको टारगेट नोड, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि कहाँ पे रेंडर करना है, और यहाँ पे ये दिखाता है किसको रेंडर करना। ओके, यहाँ पे हमने रूट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप index.html फाइल में देख सकते हो
कि यहाँ पे भी divid में रूट लिखा होगा और यहाँ पे ये जो बीच में है ना, यहाँ पे हमारा रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं √1 कर देती हूँ तो हमको index.js में यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, √1। इसको सेव कर दो, इसको भी सेव कर दो, एंड देन आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बात हुई हमारी रिएक्ट JSX के बारे में। अब हम बात करते हैं रेंडरिंग एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स के अंदर डिस्क्राइब जो भी होगा वो आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होगा। ओके, तो प्रीवियसली हमने ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ था उसमें से यहाँ पे हम रूट कर देते हैं एंड यहाँ पे भी हम रूट कर देते हैं। ओके, इसको भी सेव कर दो एंड देन इसको भी सेव कर देते हैं। अब ये जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम const root is equal to react dom dot create root and यहाँ पे आएगा document dot get element by id and then यहाँ पे root। ये लाइन से हमने क्या किया वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, pass the dom element। ओके, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा था, यहाँ पे रूट है इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूट। तो पहले हमने क्या किया, डोम एलिमेंट को पास किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू h1 हेलो। यहाँ पे हमने क्या किया, ये एलिमेंट क्रिएट किया। अब थर्ड स्टेप में हम लिखने वाले हैं रेंडर करेंगे। ओके, तो लिखेंगे रूट डॉट रेंडर एंड यहाँ पे एलिमेंट, इसको सेव कर दो। तो इसको सेव करते हैं एंड इसका आउटपुट देते हैं। सर्वर स्टार्ट कर देना npm से, तो देखो हेलो आ गया। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो एवरीवन, इसको सेव करते हैं तो आउटपुट में हेलो एवरीवन आ जाएगा। तो इस तरह से आप रेंडर कर सकते हो। 3 स्टेप आएंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, डोम एलिमेंट को पास करेंगे, सेकेंड में हम एलिमेंट डिफाइन करेंगे एंड थर्ड में हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे रिएक्ट एलिमेंट को। ये जो एलिमेंट हमने डिफाइन किया है रिएक्ट एलिमेंट, उसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, रेंडर कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्ट एलिमेंट टू रेंडर। ओके, एंड सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो पहले हमको वो लाइन लिखने की कहाँ पे हमको रेंडर करना है एंड सेकेंड हमको ये लिखना है कि क्या रेंडर करना है। ओके, कौन सा एलिमेंट को रेंडर करना है। अभी आपने ना कई जगह पे मे बी ये सिंटेक्स भी देखी होगी कि रिएक्ट डोम डॉट रेंडर डायरेक्टली ही लिखा हुआ, ऐसी चीज भी देखी होगी कि यहाँ पे यहाँ पे हम लिख देते हैं h1 हेलो एंड यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला ये लाइन पूरा, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। कहीं जगह पे आपने ये लाइन भी देखी होगी, बट ये लाइन अब भी आप रन करोगे ना तो एरर शो होगी, क्योंकि अभी ये जो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर है वो सपोर्ट नहीं करता है रिएक्ट 18 में। दैट्स वाई हमको यूज करना है क्रिएट रूट एंड देन रूट डॉट रेंडर। रूट मतलब ये रूट कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे अगर आप दूसरा नाम देते हो x, तो यहाँ पे आपको लिखना है x। देखो आउटपुट में फर्क नहीं आएगा और ये लाइन को हम कर देंगे कमेंट। ओके, सो ये ओल्डर वर्जन में था, रिएक्ट 18 में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको यूज नहीं करें। नॉट नो लॉन्गर सपोर्टेड इन रिएक्ट 18।
इसलिए हमने ये लाइन नहीं लिखी है। अभी आप ऐसे सोच रहे होगे कि ये जो कांस्टेंट एलिमेंट में एक ही लाइन का है, अगर एलिमेंट ज्यादा लंबा है तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज ये एक लाइन का हो गया, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर इससे भी बिग एलिमेंट है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे सो दैट हमको समझ में आए कि कितने कंटेंट हमने लिखे हैं, राइट। सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं एक div टैग, उसके अंदर h1 हेलो, 3 बार हेलो हेलो हेलो। अब इसको सेव करते हैं एंड देन अब आउटपुट देखते हैं। तो देखो आ गया आउटपुट। अभी ये जो सेम है ना, ये फंक्शन, ये जो कोड लिखा हुआ है वो हमने सब index.js में लिखा है। अगर आपके पास ये app.js में भी हो तो भी आप कर सकते हो। सपोज हम ये सब, अब हम इसको कमेंट कर देते हैं एंड इसको भी कमेंट कर देते हैं एंड ये जो है इसको हम रखते हैं क्योंकि अभी हमको ऐप में जाना है इसलिए। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट में रूट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हमने x नाम दे दिया था, राइट। अब x को हम फिर से कर देते हैं रूट। यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया है। अब हमको ये सब रिमूव करके ये सब हटा देना है। तो ओके, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ था इन सबको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं h1 हेलो एंड देन जितनी भी बार लिखना है आप सेव कर दो एंड देन सीधा आउट। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। हम बात करते हैं रिएक्ट में कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, तो हमने जो प्रीवियस एक एप्लीकेशन बनाई थी उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फंक्शन करके लिखा हुआ है ना, इसको ही हम बोलेंगे कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपोनेंट हमारा कैसे दिख रहा है, फंक्शन जैसा ही दिख रहा है। जो यहाँ पे कोई वैल्यू हमको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, तो रिटर्न ये हमको रिएक्ट एलिमेंट कर रहा है जो डिस्क्राइब करता है कि आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हमने हेलो 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 लिखा है, दैट्स मीन्स कि हमारी स्क्रीन पे क्या लिखेगा आउटपुट में, हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमको हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो कंपोनेंट एक इंडिपेंडेंट कोड है और इसको आप प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हो। दैट मीन्स कि कंपोनेंट रीयूजेबल भी होता है, कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको ये कंपोनेंट को जितनी भी बार यूज करना है आप इजीली यूज कर सकते हो। एक बार कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, फिर वो कंपोनेंट को आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। ओके, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्लास कंपोनेंट्स एंड सेकंड होता है फंक्शन कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमने ये जो क्रिएट किया है उसको हम बोलेंगे फंक्शन कंपोनेंट्स। अगर आपने ओल्डर रिएक्ट कोड देखे होंगे तो उसमें क्लास कंपोनेंट प्राइमरीली यूज होता था, बट नए रिएक्ट में फंक्शन कंपोनेंट्स ज्यादा यूज होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो कंपोनेंट को जो भी आप नाम देते हो तो वो नेम हमेशा, नेम का जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना वो आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। ये चीज दिमाग में फिट कर लो, जो भी आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा नेम का वो मस्ट कैपिटल में होना चाहिए। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास लिखेंगे, यहाँ पे आपके कंपोनेंट का नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं ऐप। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे रेंडर एंड यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न में आपको वो लिखना है जो आपको डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे h1 एंड देन हेलो। अब इसको हम सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट
रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब इसको सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमारा हेलो डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे अगर आपको कुछ और लिखना है, हेलो एवरीवन, तो हेलो एवरीवन करके सेव कर दो एंड आपके आउटपुट स्क्रीन पर आप देख सकते हो हेलो एवरीवन। तो इस तरह से आप क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। देखो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। यहाँ पे हमने मेथड क्लास कंपोनेंट से यूज किया, यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट से यूज किया। ओके, अभी हमें क्लास कंपोनेंट वाला है उसको कमेंट कर देते हैं एंड ये जो फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं और इसमें एक ही बार हेलो रखते हैं। तो एक ही बार हमारा हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, अब हमारे यहाँ पे हम index.js पे आ जाते हैं। क्रिएट करना आ गया हमको। ओके, अब रेंडर करने की बात आती है। अगर यहाँ पे भी हमारा कंपोनेंट होगा तो भी चलेगा। अगर आप यहाँ पे ही कंपोनेंट क्रिएट करते हो और उसको यूज करते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम है ना इसको कमेंट कर देते हैं। सब चीजें कमेंट हो गई है। नए सर से कोड लिखते हैं। यहाँ पे हमको ये लाइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये लाइन पहले से रख देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कंपोनेंट सपोज क्रिएट करते हैं फंक्शन एक्स करके। देखना हमने एक ही नाम एक ही कैरेक्टर का नाम है तो मैंने वो कैपिटल रखा है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न। H1 में हम लिख देते हैं एक्स कंपोनेंट। ओके, अब इसको हम रेंडर करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट रेंडर एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स दिस। ये वे है उसको रेंडर करने का। ओके, यहाँ पे पहले हमने पास कर दिया एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमेंट को रेंडर कर दिया। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं एंड अब आउटपुट देखते हैं हम। तो अब देखो एक्स कंपोनेंट आ गया। सेम फाइल में कंपोनेंट भी क्रिएट कर दिया एंड रेंडर भी कर दिया। और अगर आपको डायरेक्टली इस तरह से रेंडर नहीं करना है तो आप एक एलिमेंट में भी ऐड कर कर रेंडर कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ही आप लिख दो एक्स एंड देन दिस एंड यहाँ पे आप लिख दो रूट डॉट रेंडर एंड यहाँ पे आप एलिमेंट पास कर दो। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो एक्स कंपोनेंट। तो दो वे हो गए, आप पहले एलिमेंट में डाल दो एंड देन उसको रेंडर कर दो, या फिर डायरेक्टली इस तरह से भी आप रेंडर कर सकते हो। ये बात हुई हमारी सेम फाइल में, हमारा कंपोनेंट भी वही फाइल में जो फाइल में हम रेंडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने बात करी थी अलग फाइल में। तो जब भी अलग फाइल में आपने कंपोनेंट एक बनाया हुआ है, उसको दूसरी फाइल में जब आप यूज करते हो ना, तब आपको इस तरह से इंपोर्ट लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये ऐप क्या है, तो ये ऐप हमारी फाइल का नेम है। या देखना यहाँ पे भी फाइल का नेम का फर्स्ट कैरेक्टर भी क्या है, कैपिटल किया गया है। तो जब भी आप कंपोनेंट एक सेपरेट फाइल में क्रिएट करते हो, तो आप जब भी सेव करते हो तो वो फाइल का फर्स्ट कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। और यहाँ पे कंपोनेंट, जो कंपोनेंट को हमको यूज करना है, वो कंपोनेंट का यहाँ पे नेम। गॉट इट। अभी हम बात करते हैं सेपरेट वाले ही। ओके, सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड ये जो है और ये लाइन को कमेंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ, मतलब एफ वाले में यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास एक और कंपोनेंट है, फंक्शन नेम नाम का। ओके, नेम नाम का कंपोनेंट है एक। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न h2 एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम, या फिर नहीं, नेम नहीं रखते हैं हम, यहाँ पे मैसेज कर देते हैं। ओके, मैसेज नाम का कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक यू। तो ये कंपोनेंट है एक और ये भी कंपोनेंट है। अब इसको हमको इसमें यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इस तरह से लिख के।
मैसेज एंड देन दिस। तो ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया, दूसरा कंपोनेंट यूज किया। अब आउटपुट भी देख लो, तो अब देखो हेलो एंड देन थैंक यू भी आ गया हमारा। तो एक कंपोनेंट के अंदर आप दूसरा कंपोनेंट इस तरह से यूज कर सकते हो। ये एक कंपोनेंट है और ये यहाँ पे यूज कर दिया हमने। अब इस कंपोनेंट को हम प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स दैट मीन्स प्रॉपर्टी। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। जैसे ही फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होती है वैसे ही कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे props डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे हमको पास करना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नेम आपको पास करना है आप कर सकते हो, शीतल। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देखते तो देखो थैंक यू शीतल। तो इस तरह से आप प्रॉप्स का यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्री डिफाइन दे दिया, यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ पे ये भी दे सकते हो आप। इस तरह से हम इस तरह से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी डायनेमिकली। ओके, यहाँ पे सपोज हम कर देते हैं SHITL शीतल, एंड देन हम देखते हैं। तो देखो SHITL शीतल। तो इस तरह से आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे रिटर्न में एक से ज्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे कर सकते हैं। इसको ऐसे राउंड ब्रैकेट में ऐड कर दो, एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे एम्प्टी। यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे ये आ गया। एक और आपको ऐसे ऐड करना है, आप यहाँ पे एक और ऐड ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बार आपको लिखना पड़ेगा, पे शीतल की जगह पे हम लिख देते हैं कोड। ओके, एंड देन अब आउटपुट देखते हैं। तो देखो एक में आएगा शीतल शीतल कोड कोड, दो बार क्यों आया, यहाँ पे 2 बार लिखा है इसलिए 2 बार आया है। सॉरी, यहाँ पे एक ही बार हम लिखेंगे। देखो एक बार शीतल आएगा, एक बार कोड आएगा, एक बार शीतल एक बार कोड। तो इस तरह से आपको जितनी भी बार एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को यूज करना है आप यूज कर सकते हो यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्या है वो देखा, फंक्शन कंपोनेंट के बारे में देखा, क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखा, कंपोनेंट को हम रेंडर कैसे कर सकते हैं वो भी देखा। सेपरेट फाइल में कंपोनेंट है तो उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं ये भी। अब हम बात करते हैं प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ही होती है। जैसे हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वैसे ही कंपोनेंट में हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट को हम यूज कर सकते हैं यूजिंग प्रॉप्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी जो प्रीडिफाइंड हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें ही हम वर्क करेंगे, बट वो थोड़ा मैसी टाइप लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे नेव बार, या फिर आप हेडर कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, तो पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे SRC में एक फोल्डर पहले बना देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की जो होगी navbar.js। देखो फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कैपिटल रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये फाइल भी बना ली है। अब ये देख रहे हो आप app.js, तो वो बहुत ही उलझी हुई लग रही है हमको कि क्या लिखा है, हमको वही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लगे तो आप ये कोड को रखना है आपको तो इस सबको कमेंट कर देना। ओके चलो हम ऐसा करते हैं कि ये जो सब कुछ है इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके, और यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं फंक्शन ऐप एंड देन रिटर्न। अभी यहाँ पे जो रिटर्न करना है वो वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे नेव बार में हम सिंपली नेव बार बना लेते हैं। उससे पहले हम रिएक्ट की जो चीजें हैं वो इंपोर्ट कर देते हैं थोड़ी। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हम बनाएंगे फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे हम हमारा एक यहाँ पे नेव बार करके। ओके, यहाँ पे आएगा
रिटर्न, रिटर्न में जो लिखेंगे वो हमको डिस्प्ले होगा, राइट। हम लिख देंगे ULLI, यहाँ पे ए अगर लिंक देनी है तो लिंक अभी हमको नहीं देनी है, हम हैज लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं होम। ऐसे ही हम होम की जगह पे यहाँ पे अबाउट, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग, जो भी लिखना है आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ओके। इसको हम सेव कर देते हैं और इसकी जो CSS है वो ऑलरेडी मैंने index.css में ऐड करके रखी है एंड उसको हमने index.html में उसको मैंने यहाँ पे ऐसे ऐड भी कर लिया एक्सटर्नल CSS की तरह, ओके। यूज करना है हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेवबार, ओके। अब भी रन नहीं होगा, एरर आएगी क्योंकि उसको हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट नेवबार फ्रॉम, कहाँ से हमको इंपोर्ट करनी है ये नेवबार को, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट में है हमारा नेवबार नाम की फाइल, उसमें से हमको ये नेवबार कंपोनेंट यूज करना है, ओके। इसको हम सेव कर देंगे। अभी भी रन नहीं होगा, अभी भी एरर आएगी आपकी अगर ट्राई करोगे तो। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे लिख दो आप नेवबार। अगर आपका एक ही फाइल में आपने जो फाइल बनाई है उसमें मोर देन वन कंपोनेंट है और आपको एक्सपोर्ट सारे कंपोनेंट करने हैं, अगर एक ही कंपोनेंट है तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेवबार लिख सकते हो यहाँ पे इजीली। अभी आप देखो तो आउटपुट हमारा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे हमको शो हो रहा है। बट सपोज अगर आपके पास ज्यादा है, एक से ज्यादा यहाँ पे कंपोनेंट बनाए हुए हैं, तो उसको आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इस तरह से फिर लिखना पड़ेगा, ओके। एक्सपोर्ट एंड देन कर्ली ब्रेसेस में, सॉरी कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे वो जो न्यू कंपोनेंट बनाया है आपने वो, ओके, न्यू कंपोनेंट। इसी तरह से जितने भी है वैसे आप ऐड कर सकते हो, जितने भी कंपोनेंट आपने बनाए हो, न्यू कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट 2, न्यू कंपोनेंट 3। और अगर आपको इसको इंपोर्ट करना है तो पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे कॉमा करके कर्ली ब्रेसेस में जितने भी कंपोनेंट्स है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे करके न्यू कंपोनेंट 1, न्यू कंपोनेंट 2, जो भी कंपोनेंट के नाम आपने दिए हुए हैं। अभी एक ही कंपोनेंट है इसलिए हम यहाँ पे एक ही चीज रख रहे हैं एंड यहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेवबार लिख रहे हैं। अगर ये भी नहीं लिखोगे ना तो भी एरर आएगी, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमारा नेवबार आ गया है। और यहाँ पे कोडिंग भी देख सकते हो, तो app.js को ओपन करेगा तो यहाँ पे सिर्फ नेवबार दिख रहा है, दैट मीन्स कि हमारा नेविगेशन जो मेनू बनाया हुआ है हमारा उसका कोड यहाँ पे होगा। अब ये मॉड्यूल कहाँ पे है, तो ये कंपोनेंट कहाँ पे है, तो नेवबार.js में यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसका कोड यहाँ पे आ गया। अभी आपको प्रोग्राम में जहां जहां भी नेविगेशन मेनू की जरूरत पड़ेगी, नेवबार की जरूरत पड़ेगी, आपको सिंपली सिर्फ इतना ही लिखना है नेवबार, और वहां वहां पे आप ये कोड यूज कर सकते हो। बार बार आपको ये कोड यूज करने की लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक प्रॉप्स के बारे में, ओके। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वहां पे जो भी एक्टिव पेज हो वो लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स कि अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग लिखा हुआ आ जाए, अगर अबाउट है तो अबाउट लिखा हुआ आ जाए, लोगो है तो लोगो लिखा हुआ आ जाए, वैसी चीजें आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉप्स, और यहाँ होम की जगह पे हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे प्रॉप्स डॉट टाइटल है, तो यहाँ पे लिख दो टाइटल, ओके। और यहाँ पे कंट्रोल से एस कर दो, यहाँ पे हम टाइटल की वैल्यू दे देंगे, टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दो लोगो। अब हम सेव करते हैं एंड देन आउटपुट देखते हैं, तो देखो होम की जगह पे क्या आ गया, लोगो आ गया हमारा। वैसे ही आप ये सब चेंज करना चाहते हो तो वो सब भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको दो बता देती हूँ कोई भी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लॉग, कौन से हैं ब्लॉग का, चलो कॉन्टेक्ट का कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
कॉन्टेक्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो कॉन्टेक्ट डिटेल। ओके, इसको सेव कर दो एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट कॉन्टेक्ट टेक्स्ट। इसको हम सेव कर देते हैं। अब आउटपुट देख लो आप, तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट डिटेल आ गया, यहाँ पे लोगो आ गया। तो इस तरह से आप प्रॉप्स का यूज कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, ये जो प्रॉप्स है ना वो रीड ओनली। अगर यहाँ पे मैं चेंज करने जाऊंगी ना वैल्यू, देखो यहाँ पे मैं चेंज करने जाती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं शीतल, इसको सेव करते हैं एंड अब इसको हम रन करते हैं। देखो आउटपुट भी नहीं आया एंड यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाएंगे तो देखो एरर आ रही है। यहाँ पे हम रीड ओनली प्रॉपर्टी टाइटल, ओके, रीड ओनली प्रॉपर्टी है, चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इसको रिलोड करते हैं तो देखो हमारी जो एरर थी वो रिमूव हो गई। तो ये बात याद रखना, जो प्रॉप्स है वो रीड ओनली है, वो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि हम प्रॉप्स को डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉप टाइप डिफाइन कर देते हैं कि ये जो टाइटल है वो स्ट्रिंग में ही होना चाहिए, ये जो कॉन्टेक्ट टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, कोई नंबर दे रहा है तो वो नंबर में ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नैव बार डॉट प्रॉप टाइप्स इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइटल है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल एंड देन यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि जो टाइटल है ना वो हमारी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पे आएगा हमारा सेमीकोलन। इसके लिए हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स, ओके। इसको हम सेव कर देते हैं। अब आउटपुट देखते हैं, ये एस जो है वो स्मॉल आएगा, ओके। अब हम देखते हैं, ये देखो हमारा आउटपुट आ गया। कुछ चेंज नहीं है आउटपुट में, बट आउटपुट में चेंज कब होगा, जब हम यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों की जगह पे कोई एक नंबर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं तो देखो आ गया नंबर सप्लाइड टू नेवर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या कंपलसरी हमको स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग दे दोगे तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रिलोड कर देते हैं तो देखो एग्जीक्यूट हो गया। वैसे ही अगर आपको दूसरे को देना है तो यहाँ पे कॉमा एंड देन यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट टेक्स्ट के लिए लिखना है तो कॉन्टेक्ट टेक्स्ट, देन यहाँ पे प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी स्ट्रिंग, अगर आप चाहते हो कि कंपलसरी वो फील्ड होनी ही चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट इज रिक्वायर्ड। तो जब भी हम नल देंगे ना वहां पे कोई भी वैल्यू, सपोज हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, अभी रन करते हैं, prop title is marked as a required in navbar but its value is undefined। तो जब भी आपको कंपलसरी वैल्यू चाहिए ही वो प्रॉप्स की, तो आपको उसके पीछे क्या लिख देना है, सॉरी उसके पीछे यहाँ पे लिख देना है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कंपलसरी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, ओके। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू हमको ले रख देनी है। डिफॉल्ट वैल्यू अगर वहां पे हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे navbar डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल
हियर, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर दो, यहाँ पे दूसरी टेक्स्ट आ जाएगी कॉन्टेक्ट टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्ट डिटेल हियर। ओके, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये कॉन्टेक्ट डिटेल को रिमूव कर देते हैं। अब हम सेव करते हैं, अब आउटपुट देखते हैं और इसको हम फिर से रिलोड कर, तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट डिटेल हियर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डिफाइन नहीं की थी, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हमने डिफाइन की यहाँ पे वो वैल्यू हमको शो हो गई। तो इस तरह से आप प्रॉप्स का यूज कर सकते हो। एक और है वे कि आपको मल्टीपल वैल्यूज मतलब ऑब्जेक्ट्स ही पास कर देना है पूरे का पूरा, तो वो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं कॉन्स्ट करके या फिर लेट करके, आपको जिस तरह से बनाना है बना सकते हो। इन्फो इज इक्वल टू यहाँ पे नेम शीतल, एंड यहाँ पे हम एक और देते हैं कोड रिएक्ट। ओके, अब इसको हमको एक्सेस करना है इसमें भी, तो यहाँ पे हम देंगे डिटेल इज इक्वल टू इन्फो। इस तरह से हम इसको यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे? ओके, तो एक और यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट, कहाँ पे, यहाँ पे डिटेल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट डिटेल डॉट नेम। ओके, इसको हम सेव करेंगे, अभी देखते हैं रन करके। तो देखो आ गया शीतल। अगर आपको सेकेंड जो लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट में, क्या लिखा है, कोड, उसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे नेम की जगह पे लिख दो आप कोड। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड, इसको हम सेव करते हैं एंड देन आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो रिएक्ट भी आ गया। तो इस तरह से आप प्रॉप्स का यूज कर सकते हो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन में। और जैसे ही कंपोनेंट बनाया है हमने, इस तरह से ही कंपोनेंट आपको बनाना है। सब चीजें आपको app.js के अंदर यहाँ पे ही नहीं लिख देनी है। ओके, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कंपोनेंट नाम का फोल्डर अगर बनाना चाहो तो बनाओ, अगर नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना दिया, उसमें ही मैंने एक अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। तो पहले हमने बना दिया न्यू बार, और ये न्यू बार को अगर आपको यूज करना है तो हम डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे लिख देंगे न्यू बार। ये पॉइंट भी माइंड में याद रखना कि ये प्रॉप्स रीड ओनली है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप भी आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए ऐसे ही प्रॉप्स एंड कंपोनेंट बना सकते हो। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप भी ऐसे कंपोनेंट्स अलग अलग बनाना और उसको यहाँ पे app.js में ऐड करते जाना। यहाँ पे हमने नेवर बनाया, अगर आपको एक और कंपोनेंट बनाना है लेआउट का, साइड बार का, तो वो सारी डिजाइनिंग आप कर सकते हो, वो कंपोनेंट आप बना दो एंड सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वो कंपोनेंट को ऐड कर देना है। तो बूटस्ट्रैप को आपको रिएक्ट एप्लीकेशन में ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको index.html फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आपको पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। जैसे ये फाइल आपकी ओपन हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है एंड यहाँ पे लिख देना है आपको बूटस्ट्रैप फाइल। यहाँ पे पहली लिंक जो है ना गेट बूटस्ट्रैप वाली, वो ओपन करनी है। वहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसमें यहाँ पे आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट दिख रहा है, राइट? उसमें ये जो लिंक है ना, ये लिंक को कॉपी करो स्टाइल वाली, और वो अपने यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, टाइटल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेव, एंड देन सेम ऐसे ही यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट भी मिलेगी। ये स्क्रिप्ट को भी आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है एंड यहाँ पे बॉडी के ऊपर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे app.js पे। इतना चेंजेस index.html में कर देना है एंड देन यहाँ पे हम एक्सप्लोर में एक कंपोनेंट में एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, जिसका नाम देते हैं form.js। याद रखना फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में लिखना है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये इसको हम रिमूव कर देते हैं। अभी जो भी कोड आएगा हमारा इन बिटवीन यहाँ पे आएगा। इसको सेव कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर दिया।
अब यहाँ पे हम फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म लेआउट मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो भी फॉर्म पसंद है वो फॉर्म को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे बेसिक यहाँ पे ये कॉपी कर देती हूँ एंड इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखो थोड़ी रेड रेड एरर आ रही है, वो थोड़ी सिंटेक्स की एरर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास यूज किया है तो क्लास की जगह पे हमको क्लास नेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास की जगह पे क्लास नेम एंड देन रिप्लेस ऑल। तो जहां जहां भी क्लास होगा वहां पे क्या हो जाएगा, क्लास नेम। ये इनपुट फील्ड एंड नहीं हुई है सही तरह से, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। सेम यहाँ पे भी। अब इसको हम सेव कर देते हैं। देखो हम सारी एरर चली गई है हमारी। अब इसको हम क्या करेंगे, app.js में डिस्प्ले करवाना है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म स्लैश दिस। उसके लिए यहाँ पे फॉर्म को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फॉर्म एंड यहाँ पे भी फॉर्म। सेव कर देते हैं एंड अब हम आउटपुट देखते हैं हमारा। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो हमारा ये फॉर्म आ गया। तो इस तरह से आप बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको कंटेनर में डिस्प्ले हो तो यहाँ पे आप एक कंटेनर बना दो और ये फॉर्म को उसके बीच में ऐड कर दो। अब आउटपुट देखो तो कंटेनर में ये हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म को आपको डिस्प्ले करके दिखाया है। आपके पास अगर पूरी बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट रेडी है तो उसको आप ऐसे रिएक्ट में स्विच कर सकते हो। बस ध्यान यही रखना है कि आपको क्या करना है, क्लास की जगह क्लास नेम कर देना है। सारे टैग्स जो है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाने चाहिए और छोटे मोटे जो भी चेंजेस है, सपोज यहाँ पे आप 4 वाला भी चेंजेस आएगा। देखो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी एरर का लिस्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर का है, फॉर की जगह पे हमको क्या यूज करना है, HTML4। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे HTML4। यहाँ पे भी सेम HTML4। देखो अगर आप यहाँ पे Ctrl+F करके यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि दूसरी जगह पे भी 4 है वो रिप्लेस ना हो जाए बस। बाकी Ctrl+F करके भी आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि जो काम के हैं हमारे पास जो और चीजें, उसको रिप्लेस नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे जो 4 लिखा था उसको HTML4 से रिप्लेस करना है। इसको सेव कर देना है एंड देन अगेन इसको हम क्या करेंगे, रिलोड करेंगे। तब देखो हमारी सारी एरर चली गई। तो इस तरह से आप आपकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को रिएक्ट में स्विच कर सकते हो। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.